हेलो स्पिरिट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड देन वी विल डिस्कस प्लेट टेक्टोनिक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो चलो फिर ये चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। सो कॉन्टिनेंट्स कवर अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ अर्थ सरफेस while ocean cover about 71%। तो ये तो हमें पता है कि जब हम पूरे ही अर्थ सरफेस को देखते हैं तो कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं 29% और ओशियंस कवर करते हैं 71%। अब क्योंकि ओशियन कवर करते हैं 3/4 ऑफ द अर्थ को, तो इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मूविंग ऑन, द करंट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हैव इवॉल्व्ड ओवर जियोलॉजिकल टाइम ड्यू टू वेरियस इंटरनल प्रोसेसेस। यानी कि अभी जो करंट लोकेशन है, जहां अभी प्रेजेंट में हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड हैं, ओशियंस लोकेटेड हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये इवॉल्व हुआ है ओवर जियोलॉजिकल टाइम बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो कि अर्थ के इंटीरियर में फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब जियोलॉजिकल टाइम क्या होता है? तो ये होता है वास्ट टाइमलाइन जो कि हम यूज करते हैं अर्थ की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम। तो अभी हमने ये देख लिया कि अर्थ में कॉन्टिनेंट्स 29% है, ओशियन है 71% और इनकी जो प्रेजेंट लोकेशन है ये इवॉल्व हुई है ओवर द टाइम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेरियस थ्योरीज। शुरू करेंगे विद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे प्रपोज किया था एल्फ्रेड वेगनर ने इन 1912। So now let's talk about the main idea behind this theory. So firstly, all continents were once a part of single continent called Pangaea. It was surrounded by a vast ocean named Panthalassa. तो इनिशियली क्या था कि जो अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे ही जुड़े हुए थे एंड दीज वर अ सिंगल लैंड मास, जिसे बोला जाता था पेंजिया। ठीक है, तो ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे ही कॉन्टिनेंट्स कंबाइन थे, नाम था इनका पेंजिया, जिसका मतलब होता है ऑल अर्थ। और ये जो पेंजिया था ये सराउंडेड था एक बहुत ही बड़े ओशियन से, जिसका नाम था पैंथेलासा। इसका मतलब होता है ऑल वाटर। तो अगर हम इसे एज अ फिगर समझने की कोशिश करें तो दिस वाज पेंजिया एंड इसको सराउंड कर रहा था ओशियन जिसका नाम था पैंथेलासा। फिर क्या हुआ? ओवर द टाइम धीरे धीरे ये इरोड होने लगा, धीरे धीरे इसके बीच में पानी आने लगा एंड इवेंचुअली ये जो हमारा कॉन्टिनेंट था ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट था वो बना लॉरेशिया एंड नीचे वाला जो सदर्न पार्ट था उसका नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। So moving further, around 2000 million year ago, Pangaea began to split into 2 large land masses. Northern part का नाम हुआ लॉरेशिया एंड सदर्न पार्ट का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। तो फिर से देख लो शुरुआत कैसे हुई कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे कंबाइंड थे, जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, इस पेंजिया को सराउंड करता था वाटर बॉडी बहुत ही बड़ी जिसका नाम था पैंथेलासा। फिर ओवर द टाइम धीरे धीरे इरोड होने लगी लैंड, धीरे धीरे लैंड के बीच में वाटर जाने लगा और इवेंचुअली ये जो पेंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये ब्रेक हो गया 2 अलग अलग लैंड मासेस में। ऊपर वाले नॉर्दर्न लैंड मास का नाम हुआ लॉरेशिया और सदर्न वाले नीचे वाले लैंड मास का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। ये आगे और भी ब्रेक डाउन होते रहे छोटे छोटे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। तो ये तो है इस थ्योरी का मेन आइडिया। बात करें व्हाट आर द वेरियस एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, तो सबसे पहले वी हैव जिग्स ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोस्टलाइन देखें साउथ अमेरिका की और अफ्रीका की, तो ये दोनों कोस्टलाइन बहुत अच्छे से आपस में फिट हो जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनिशियली ये एक ही पीस था, टूट गया तो अलग अलग हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों की ही कोस्टलाइन बिल्कुल अच्छे से मर्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एविडेंस है रॉक ऑफ सेम एज फाउंड अक्रॉस ओशियन, यानी कि एक ही एज के रॉक हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं जिनके बीच में ओशियंस हैं और जो बहुत ही ज्यादा दूर दूर है। अब ये एक जैसे रॉक जिनकी फॉर्मेशन सेम है, जिनकी एज सेम है, वो इतनी दूरी पर पहुंचे कैसे? तो ऑब्वियसली यही हुआ होगा कि साथ में एक ही जगह बने होंगे, एक ही लैंड पर बने होंगे। जब वो ब्रेक हुआ तो ये लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये पूरा पार्ट, इसका कलर एक जैसा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें सिमिलर चीजें मिली। अब इसमें से कुछ सिमिलर चीजें अफ्रीका में आ गई और कुछ चली गई साउथ अमेरिका में। इसी तरह अगर आप इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर देयर वर सिमिलर थिंग्स, बट जब ये ब्रेक हुआ तो ये चीजें अलग अलग चली गई। जब ऑब्जर्व किया, जब इनकी एज निकाली, जब इनका फॉर्मेशन देखा, कॉम्पोजिशन देखा, तो समझ आया कि भाई ये तो बिल्कुल ही सेम थे। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऑब्वियसली साथ थे। ठीक है, सिमिलर रॉक फॉर्मेशन एंड एजेस फाउंड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारा एविडेंस है टिलाइट। तो सबसे पहले टिलाइट होते क्या है? तो ये होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि बनते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से, यानी कि ग्लेशियर से जो डिपॉजिट आता है, इरोड होकर आता है, उससे जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है टिलाइट। ये तभी बनेंगे जब ग्लेशियर्स अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये जो रॉक्स होते हैं ये हमें मिले हैं अभी की ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं? तो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो रीजन जो लाई करते हैं बिटवीन 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23.5 डिग्रीज साउथ। ये वो रीजन है जिसपे सबसे ज्यादा सन की रेस पड़ती है, ये सबसे ज्यादा हॉट रीजन है और यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स नहीं मिलते।
तो अब इन जगहों पर ये टिलिट्स पहुंचे कैसे? तो ऑब्वियसली ये लैंड मासेस पहले ट्रॉपिकल जोन में लाइन नहीं करते होंगे, तभी यहाँ पर ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर्स अपने साथ डिपॉजिट लाए होंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हुए होंगे। Moving to our next evidence, similar mineral deposit found in regions now separated by ocean, यानी कि एक जैसे जो मिनरल के डिपॉजिट है वो हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं जो बहुत दूर है, जिनकी कंडीशंस अलग हैं, टेम्परेचर कंडीशन अलग है, वेदर कंडीशन अलग है, बट मिनरल्स दोनों में सेम प्रेजेंट है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस मिनरल्स यहाँ पर जो टेम्परेचर था, जो एटमॉस्फेयर था, वो दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में सेम था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, सो देयर आर आइडेंटिकल फॉसिल्स फाउंड ऑन कॉन्टिनेंट्स नाउ वाइडली सेपरेटेड। अब एक जैसे फॉसिल्स यानी एक जैसे एनिमल्स के रिमेन्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर मिले हैं। अब देखो, हर एनिमल को रहने के लिए एक हैबिटेट चाहिए होता है, एक इकोसिस्टम चाहिए होता है जहां वो सर्वाइव करता है। तो अगर एक जैसे एनिमल्स के फॉसिल्स हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मिल रहे हैं, जिनका टेम्परेचर, जिनका क्लाइमेट अभी प्रेजेंट में बिल्कुल अलग है, तो उस टाइम पर ये एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर रहे थे? यानी कि तब ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये एक जैसे जोन में थे, एक जैसा इनका क्लाइमेट था, एक जैसा इनका टेम्परेचर था, क्योंकि हर एनिमल हर जगह सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारे कुछ अलग अलग एविडेंस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, जिसका मतलब कि पहले इनिशियली सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो जुड़े हुए थे इन अ सिंगल लैंड मास। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिवाइड हुए इनटू टू बिगर लैंड मासेस, जिनका नाम था गोंडवाना एंड लॉरेशिया, और फाइनली ये और ज्यादा ब्रेक होते गए इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। तो ये तो हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बात करें फोर्सेस बिहाइंड दिस ड्रिफ्टिंग, तो वेगनर ने प्रपोज किया था कि ये ड्रिफ्टिंग हो रही है बेसिकली टू फोर्सेस की वजह से। सबसे पहली है हमारी पोल फ्लीइंग फोर्स, ये होती है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रही है तो इस वजह से ये फोर्स जनरेट हो रही है। एंड दूसरी फोर्स थी टाइडल फोर्स, विच इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, यानी कि जो मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ऊपर फोर्सेस डेवलप होती हैं, उनकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे। सो दीज वर द रीजंस गिवन बाय वेगनर फॉर दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। लेकिन आगे चल के these forces were later considered insufficient to cause such large scale movements, यानी कि आगे चल के it was concluded कि ये जो forces हैं ये इतनी sufficient या इतनी strong नहीं है कि ये continents को drift करे, continents को move करे। So it was concluded कि ये दोनों forces तो नहीं है behind this continental drift। तो इसके बाद आगे चल के काफी अलग अलग पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हुई एंड उसमें निकल के आई एक नई थ्योरी जिसका नाम था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर होम्स इन 1930s। और इन्होंने दिया रीजन बिहाइंड दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब रीजन क्या था तो चलो पढ़ते हैं। इट सजेस्टेड दैट कन्वेक्शनल करंट इन अर्थ्स मेंटल कॉज्ड बाय रेडियोएक्टिव डिके ड्राइव द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जो अर्थ की मेंटल है उसमें रेडियो एक्टिव डिके की वजह से जनरेट हो रहे थे कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, ये कॉज क्यों हो रहे थे? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, एंड इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही थी। अब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो अर्थ के मेंटल में प्रेजेंट होते हैं मोल्टन रॉक्स। ये मोल्टन होते हैं रेडियो एक्टिव डिके की वजह से टेम्परेचर डिफरेंसेस बनते हैं। तो जब ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर थोड़े कूल डाउन होते हैं तो ये वापस नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह ये जो इनका मूवमेंट है ये चलता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल करंट डेवलप होते हैं, और इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स थी दीज वर मूविंग। सो ये थी थ्योरी ऑफ कन्वेक्शनल करंट व्हिच वाज गिवन बाय आर्थर होम्स। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल क्या बताया कि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो मोल्टन रॉक है वो मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एंड इस वजह से कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये जो रीजनिंग था दिस वाज गिवन एज अ रीजन फॉर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। इसके बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। तो काफी टाइम तक ये माना जाता था कि जो ओशियन का फ्लोर है वो एकदम बिल्कुल प्लेन, एकदम फ्लैट लैंड है, बट इट वॉज नॉट प्लेन, इट वॉज नॉट फ्लैट। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रिलीफ फीचर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जब लोगों ने ओशियन के नीचे जाना शुरू किया उसे स्टडी करने के लिए, तब पता चला कि ये फ्लैट नहीं है, यहाँ पर अलग अलग रिलीफ फीचर्स प्रेजेंट है। तो इन्हीं फीचर्स को हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एंड द फॉर्म्स ऑफ रिलीफ। ठीक है, तो हम बेसिकली मेजरली 3 रिलीफ्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, उसके बाद पढ़ेंगे अबेसल प्लेन, और लास्ट में डिस्कस करेंगे मिड ओशियानिक रिजेस। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। इसमें आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइस एंड डीप सी ट्रेंचेस ये सारे ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इस इमेज की हेल्प से समझे तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ से शुरुआत हो गई हमारे ओशियानिक क्रस्ट की। तो आप कह सकते हो कि इतना ये जो एरिया है ये आएगा हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, क्योंकि ये है एक ट्रांजिशन जोन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे अबिसल प्लेन। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लैट डीप सी फ्लोर, जहां पर सी बहुत ज्यादा गहरी होती है वहां पर आपको एकदम फ्लैट सी फ्लोर देखने को मिलेगा, एंड ये मिलता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियानिक रिजेस। दैट मींस अगर हम इसे समझें विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड ये है हमारे मिड ओशियानिक रिजेस। तो इसके बीच में ये जो आप देख रहे हो फ्लैट लैंड, ये है अबिसल प्लेन। ठीक है, ये फ्लैट होता है, डीप सी फ्लोर होता है, और ये मिलेगा बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियानिक रिजेस। नाउ मूविंग टू द थर्ड फीचर, अब हम डिस्कस करेंगे मिड ओशियानिक रिजेस। तो ये होते हैं अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस, जो कि हमें बहुत ज्यादा
ज्यादा डीप सी में देखने को मिलती हैं। ये बहुत लंबी माउंटेन की रेंज होती है एंड ये फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज। यहाँ पर कंटिन्यूअसली वॉल्केनोस इरप्ट होते रहते हैं, मोल्टन मैग्मा बाहर आता रहता है और ये ऊपर डिपॉजिट होकर हमें नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हुए दिखते हैं। और इसीलिए इस पर्टिकुलर लोकेशन को कहा जाता है साइट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि वो साइट जहाँ पर जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। नया क्रस्ट कैसे फॉर्म हो रहा है? बिकॉज अर्थ के अंदर से मोल्टन मैग्मा आ रहा है, ऊपर आके कूल डाउन होगा तो एक नया क्रस्ट वो बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इज द प्लेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिए ओशियन फ्लोर के कुछ फीचर्स। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। तो जो अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, वो मेनली जो कॉन्सेंट्रेटेड हैं, दे आर 3 प्लेसेस। सबसे पहले मिड ओशियनिक रिजेस, जो हमने ऊपर पढ़ा, ओशियन के बीच में जो हमें माउंटेन की रेंजेस देखने को मिलती हैं उन्हें कहते हैं मिड ओशियनिक रेंजेस। एंड ये वो जगह है जहां पर देयर इज शैलो फोकस अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक का जो फोकस होता है, जो पॉइंट होता है ऑफ ओरिजिनेशन, वो इन जगह से बहुत पास में है, बहुत क्लोज है। देयरफॉर यहाँ पे बहुत सारी अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो ये लोकेटेड है इन पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज द जोन जहां पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। अराउंड 70% ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनोज लोकेटेड है इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नंबर 3 है हमारा अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई सीस्मिक एक्टिविटी होती है बिकॉज दिस इज अ कॉन्टिनेंटल कोलिजन वाला जोन, यानी कि यहाँ पर जो 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रही हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती रहती है, सीस्मिक वेव फॉर्म होती है एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, सीस्मिक वेव्स फॉर्म होती है, बार बार हमें देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो ये हो गए 3 मेजर जोन्स जहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मिड ओशियानिक रिजेस में वोल्केनिक इरप्शन होता है, नया नया वहाँ पर क्रस्ट जो है वो फॉर्म होता रहता है। तो ये थ्योरी प्रपोज की थी हैरी हेस एंड रॉबर्ट डीट्स ने इन 1960। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था तो वो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, न्यू ओशियानिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशियानिक रिजेस ड्यू टू अपवेलिंग मैग्मा। जो अंदर से भर भर के मैग्मा बाहर आ रहा है उसकी वजह से मिड ओशियानिक रिजेस वाली जगह पर हमें नया क्रस्ट फॉर्म होते हुए मिलता है। As new crust forms, older crust moves away from the ridge, causing the seafloor to spread। तो इसका क्या मतलब है? तो इनका कहना ये था कि जब भी मिड ओशियानिक रिजेस से ये मैग्मा बाहर आएगा और नया क्रस्ट फॉर्म होगा तो जो पुराना क्रस्ट है वो मूव करेगा बाहर की तरफ और नया क्रस्ट उसकी जगह लेगा और इस तरह जो हमारा सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, वो बढ़ रहा है ओवर द टाइम। ठीक, नेक्स्ट, इवेंचुअली द ओशियानिक क्रस्ट इज सबडक्टेड इनटू द ट्रेंचेस बैलेंसिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब ये नया नया क्रस्ट आ रहा है तो ओशियन का साइज क्यों नहीं बढ़ रहा, ओशियन का एरिया क्यों नहीं बढ़ रहा? तो इसका भी इन्होंने आंसर दिया था। इनका कहना है कि जब ये सी फ्लोर आगे की तरफ बढ़ता है तो इवेंचुअली ये सबडक्ट हो जाता है, यानी एक प्लेट, ये हमारी ओशियन फ्लोर की प्लेट, ये जाकर इस प्लेट के नीचे चली जाती है। तो यानी कि जितना ओशियन फ्लोर इधर से बढ़ रहा है उतना ही ये इसके नीचे सबडक्ट होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमें ओवरऑल कोई एरिया में चेंज नहीं देखने को मिल रहा एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज बैलेंसिंग आउट द क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट। ठीक है, तो अब अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट को दोबारा शॉर्ट में समझें तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? सबसे पहले ये जो मिड ओशियानिक रिजेस है इनके थ्रू अंदर से मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा की फॉर्म में कूल हो रहा है, नई नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है। जब ये नई क्रस्ट यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो पुरानी वाली क्रस्ट आगे की तरफ मूव हो रही है और आगे की तरफ मूव होकर आगे ये सबडक्ट हो रही है दूसरी प्लेट के नीचे। तो इसके सबडक्शन की वजह से जो ओवरऑल हमारा एरिया है ऑफ ओशियन या सी वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, उतना ही एरिया अंडर ओशियन रहता है। जो नया डेवलप होता है वो पुराने की जगह लेता है और पुराना वाला आगे जाते जाते इवेंचुअली वो सबडक्ट कर जाता है दूसरी प्लेट के नीचे। ठीक है, ये था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का पूरा ही कंसेप्ट। अब इसके कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी हैं, जैसे कि हमें सिमेट्रिक पैटर्न देखने को मिलता है ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स मिड ओशियानिक रिज की दोनों ही साइड, यानी कि जो दोनों ही साइड वाली क्रस्ट है वो सिमिलर है, सिमिलर एज की है। ऑल्सो यंगर रॉक्स है नियर द रिजेस एंड ओल्डर रॉक्स है फार्दर अवे। दैट मीन्स अगर हम रिजेस के पास वाले रॉक्स की एज देखेंगे तो वो यंगर है और उनसे जो थोड़े दूर वाले रॉक्स हैं उनकी एज देखेंगे तो वो ओल्डर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रिजेस के पास नया नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है तो ये वाले रॉक्स हैं यंग। ठीक है, तो ये एविडेंस है ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दैट मीन्स कि नया नया जो फ्लोर है वो जनरेट हो रहा है, नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है और ये पुराना वाला दूर जाता जाता है और फाइनली ये सबडक्ट कर जाता है। सो विद दिस हमने कवर कर ली सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्लेट टेक्टोनिक्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो अर्थ की लिथोस्फीयर है वो डिवाइडेड है इनटू अ नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। ये सारी ही प्लेट्स फ्लोट करती रहती हैं और एस्थेनोस्फीयर जो कि है एक सेमी फ्लूइड लेयर। ठीक है, तो जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो बहुत अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, कुछ छोटी प्लेट्स हैं और ये फ्लोट कर रही हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्योंकि ये है एक सेमी फ्लूइड लेयर। अब ये जो प्लेट का मूवमेंट है ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव करेगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस जो कि कॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो ये सारा कुछ हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें ऑफ द मेजर प्लेट्स, सो दीज आर 7 मेजर प्लेट्स। ठीक है, अब इनका नाम कैसे रखा गया? तो अगर कोई प्लेट है जिस पर वाटर ज्यादा है तो उस वाटर बॉडी के अकॉर्डिंग उसका नाम है। अगर कोई ऐसी प्लेट है जिस पर कॉन्टिनेंट ज्यादा है तो उस कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग उसका नेम है।
फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक प्लेट, यानी कि मेजरली पैसिफिक ओशियन से कवर्ड है। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें ऑफ अफ्रीकन प्लेट, सो इट विल बी मेजरली कवर्ड बाय अफ्रीका। ठीक है, तो इस बेसिस पर इन प्लेट्स के नेम रखे गए हैं। इसके अलावा काफी सारी माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कि नास्का, कोकोस, सेरेबियन, फिलीपींस एंड अरेबियन। तो ये हमने देख ली दोनों ही एग्जांपल्स, मेजर प्लेट सारी 7 और उसके अलावा माइनर प्लेट्स। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो इसमें सबसे पहले है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यानी कि यहाँ पर जो दो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, दे विल मूव अपार्ट। और क्योंकि ये दूर जा रही हैं तो इसे हम कहते हैं स्प्रेडिंग साइड, क्योंकि ये स्प्रेड हो रही हैं। अब कोई भी चीज स्प्रेड कब होगी, जब नीचे से कुछ नया निकलेगा, राइट। तो ये वो जगह है जहां पर नई क्रस्ट फॉर्म होती है, और जब ये नई क्रस्ट फॉर्म होगी सो दीस प्लेट्स विल मूव अपार्ट सो दैट इस क्रस्ट को ऊपर आने की जगह मिले। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा इन मिड ओशियानिक रिजेस, जब नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है तो पुराना क्रस्ट दूर जाता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो प्लेट्स हैं ये डाइवर्जेंट होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिजेस। दूसरा है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यानी कि वो बाउंड्रीज जहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। अब जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो होगी कन्वर्जेंस। इसको सबडक्शन जोन भी बोला जाता है, क्योंकि जब प्लेट्स कन्वर्ज करेंगी तो एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये कंफर्म्ड है कि एक तो नीचे जाएगी और इसीलिए इसको बोलते हैं हम सबडक्शन जोन। यहाँ पर जो प्लेट सबडक्ट करेगी वो दूसरे के नीचे चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हिमालयास, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्जेंस है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट को पुश कर रही है और एक नीचे जाएगी एक ऊपर। नेक्स्ट थर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यहाँ पर जो प्लेट्स है वो ना कन्वर्ज करेंगी ना डाइवर्ज करेंगी, वो बस स्लाइड करेंगी। ठीक है, दे विल स्लाइड पास्ट ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। अब इस डायग्राम के थ्रू एक बार हम इन्हें समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो ये है डाइवर्जेंट, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अलग जाएंगी और नीचे से नया क्रस्ट जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग या फिर स्प्रेडिंग। दूसरा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होगा, ये इसके नीचे आ गई, ये ऊपर हो गई, तो यहाँ पर कोई नया क्रस्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, जो कन्वर्ज होगी वो नीचे जाएगी, इसे बोलेंगे सबडक्ट। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा था अबाउट द ओशियन क्रस्ट कि जब नया ओशियन क्रस्ट फॉर्म हो रहा है तो जो पुराना वाला है वो नीचे जाता जा रहा है दूसरे प्लेट्स के, दैट इज सबडक्शन हो रहा है। ठीक, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस, बिकॉज यहाँ पर नया कुछ इमर्ज हो रहा है। ये हो गया सबडक्शन, बिकॉज एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है। एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, कोई डाइवर्जेंस नहीं होगा, कोई कन्वर्जेंस नहीं होगा, ये लोग स्लाइड करेंगे एक दूसरे के साइड्स में। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ये हमने कवर कर ली तीनों ही तरह की बाउंड्री। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेट कि ये प्लेट जो है ये किस रेट पर मूव करती है, तो ये अलग अलग रेट्स पर मूव कर सकती है। यूजुअली जो इनकी रेंज रहती है वो रहती है 10 to 15 सेंटीमीटर्स पर ईयर। ठीक है, सो ये है एक एवरेज रेट ऑफ दिस प्लेट्स मूवमेंट। मूविंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। तो जो हमारी इंडिया की प्लेट है वो एक टाइम पर पार्ट होती थी ऑफ गोंडवाना लैंड, जो कि हमने स्टार्टिंग में 2 कॉन्टिनेंट लैंड मासेस पढ़े थे जिसमें पेंजिया डिवाइड हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्लियर है कि इंडिया इनिशियली पार्ट थी गोंडवाना लैंड की। उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होने लगी एंड इट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट। जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड हुई तो उस टाइम पर फॉर्मेशन हुआ हिमालयास का। ठीक है, तो हिमालयास बने हैं बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, और इसी वजह से ये जो जोन है ये है कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर आपको रिपीटेडली अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। दिस कोलिजन इज ऑनगोइंग, ये कोलिजन अभी भी चल रहा है। जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में कन्वर्ज होती जा रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स अकर इन दिस रीजन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द इंडियन प्लेट जो कि पार्ट थी गोंडवाना लैंड की। फिर ये नॉर्थ की तरफ मूव की एंड इट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ हिमालयास का। अब ये कन्वर्जेंस जोन है, तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जेंस है ये अभी भी चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, एंड देयरफॉर यहाँ पे काफी सारे अर्थक्वेक्स रिपीटेडली अकर होते रहते हैं। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन खत्म करने से पहले एक बार सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे विद पेंजिया। तो ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि इनिशियली एग्जिस्ट करता था। इसको चारों ओर से सराउंड करती थी एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी, अ लार्ज ग्लोबल ओशियन, जिसे कहा जाता था पैंथलासा। ओवर द टाइम पेंजिया ब्रेक हुआ इनटू 2 लार्ज लैंड मासेस जिनका नाम था लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये कब फॉर्म हुए, आफ्टर द ब्रेकिंग अप ऑफ पेंजिया। फिर लिथोस्फीयर क्या होती है, तो ये होती है अर्थ की आउटर रिजिड लेयर जो कि कंप्राइज करती है ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ये लिथोस्फीयर डिवाइडेड है इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसमें से कुछ मेजर प्लेट्स हैं 7 मेजर प्लेट्स एंड बाकी की है माइनर प्लेट्स। उसके बाद एस्टेनोस्फीयर क्या है, तो ये है सेमी फ्लूइड लेयर जो कि लाई करती है लिथोस्फीयर के नीचे और इसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। नेक्स्ट है हमारा सबडक्शन। तो सबडक्शन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे सिंक कर जाती है, उसके नीचे मूव कर जाती है। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये इसके नीचे चली गई, तो ये हो गई सबडक्ट। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है। नेक्स्ट मिड ओशियानिक रिजेस। तो ये है अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस जो कि फॉर्म हुए हैं बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड इनमें से कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं जिसकी वजह से नया क्रस्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशियानिक क्रस्ट एट मिड ओशियानिक रिजेस एंड इट्स अपवर्ड मूवमेंट्स ऑन ईदर साइड। ये जो मिड ओशियानिक रिजेस में नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा, ये क्रस्ट ऊपर आता जाता है और जो पुराना क्रस्ट है वो आगे की तरफ मूव करता जाता है। इसी पूरी थ्योरी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
लास्ट है कन्वेक्शन करंट। तो ये वो सर्कुलर मूवमेंट है ऑफ मोल्टन रॉक जो कि होता है अर्थ के मेंटल के अंदर बिकॉज ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंसेस। ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, सो विद दिस आवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में ये लेक्चर कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।